हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो मैम। हेलो। यस यस मैम आ मैम। रही और है। जो यस नए मैम। बच हाँ, वेरी गुड। कई नए बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। हेलो, मैं आपका इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम सीमा खुराना और पिछले 25 ईयर्स से मेरा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी चल रहा है। आई एम वेरी गुड फॉर द इकोनॉमिक्स एज वेल एज बीएसटी। तो आप लोगों ने अगर कहीं पे भी किया हुआ है तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, नहीं तो आपकी एक ट्रायल हो जाएगी। अगर आपने फ्यूचर में ज्वाइन करना हो तो आपके पास ऑप्शन नज़र आ सकते हैं आपको। तो अब आप ये बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही, दो चैप्टर टेढ़े हैं आपके पूरे बिजनेस में, बाकी तो हर जगह पे आप कर सकते हो, लेकिन ये दो चैप्टर टेढ़े होने की वजह से आपको दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये दो चैप्टर आपके 14 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, एक 50 नंबर की है और एक 30 मार्क्स की, 80 मार्क्स का पेपर है आप लोगों का, जिसमें 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में चले जाते हैं, तो 100 मार्क्स का हो गया। तो ये बुक जो है वो 30 मार्क्स की, तो मतलब 15 मार्क्स के चार हो गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सीपीए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, दैट इज अगेन फॉर द 15 मार्क्स। तो आज अगर आप ये दो चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके 15 नंबर कंप्लीट है। लेकिन मैं तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको, आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया है। लेकिन आप कोशिश ये करना कि जब मैं लिख रही हूँ, आप अभी लिखो मत, आज आपके पास नोट्स आ जाएंगे। डोंट ट्राई टू राइट। आज आप सिर्फ और सिर्फ याद करो मेरे साथ कि जो आप लिख रहे हो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने दिमाग को। तो लीव योर पेन्स, लीव योर बुक्स, एवरीथिंग, सिर्फ दिमाग को यूज करो। कहते हैं कि ह्यूमन माइंड में आप पता नहीं कितना मेगा स्टोर कर सकते हो, विच इज अबव योर जीबीज। तो आ जाइए। किसी बच्चे ने मेरे से, जो नए बच्चे कुछ पूछना चाहता है तो ही कैन आस्क एनी ऑफ द थिंग ही वांट टू आस्क। कोई बच्चा पूछना चाहेगा? और लेट्स वी स्टार्ट। मैम लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो। अब ये बताओ किसको याद है, सर थोड़ा स्लो, कि मैनेजमेंट में मैनेज के बाद कितने वर्ड्स और आते हैं? मैनेजमेंट को करने के लिए दो चीजें कौन सी रिक्वायर्ड है, जो इसमें ही डेफिनेट, उसमें ही आपके मैनेजमेंट में ही आपको दो चीजों को मैनेज करना है। बताइए दो चीजें कौन सी है, इसी में ही है वो दो मैन चीजें। मैन एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। मैन। हाँ, मैन, मैन का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, वेरी गुड। और टी का मतलब थिंग्स, थिंग्स का मतलब नॉन ह्यूमन रिसोर्स। और मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूं, एक फिंगर का इस्तेमाल करो। वो कौन सी फिंगर है? विच फिंगर? बड़ी वाली राइट इंडेक्स। हैंड। फर्स्ट फिंगर। इंडेक्स। अपनी इस फिंगर का यूज करो सो दैट यू कैन डेवलप योर मैनेजरियल क्वालिटीज, योर लीडरशिप क्वालिटीज। तो आज आपने मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है? ह्यूमन रिसोर्सेज और मशीनों को। देखो मशीन तो बेचारी चुपचाप पड़ी हुई है, उनको काम करने के लिए तुम्हें किसको मैनेज करना है? मत्था किससे मारना होता है? वर्कर्स, मैन से। वर्कर से। वेरी गुड। चाहे वो मैनेज, कोई टॉप लेवल में मिडल से मथा मारते हैं, मिडल वाले लोअर से मथा मारते हैं, और लोअर वाले बेचारे वर्कर से। सबसे टिपिकल काम किसका है? मिडल। लोअर लेवल मैनेजर्स का, क्योंकि उन्होंने शॉप फ्लोर। अब देखो, आपको क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बंदा है जो शॉप फ्लोर पे डील करता है, तो शॉप फ्लोर का मतलब क्या हुआ? वो वर्कर्स पे डील लोअर करता है। लेवल मैनेजमेंट। हाँ, लोअर लेवल मैनेजर। तो शॉप फ्लोर मींस लोअर लेवल मैनेजर्स, क्योंकि वो फ्लोर पे डील करते हैं आप लोगों के। तो आपको ये करना है कि दूसरों से काम करवाना है। तो आज आप अपनी कंपनी में किसको अपॉइंट करते हो? सीएफओ को। इसकी फुल फॉर्म कौन बच्चा बताएगा? चीफ मैम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अब आपने इसको अपनी कंपनी में क्यों रखा चीफ फाइनेंस ऑफिसर को? ताकि वो लोअर लेवल मैन वर्कर्स को मैनेज कर सके। वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये फाइनेंस ऑफिसर आपके ऑनर्स के साथ, ये टॉप लेवल पे ही आता है, और टॉप लेवल पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आपने याद करो, ये 11th क्लास में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, जिसमें एक आइडिया लेके आता है, प्रमोटर होता है, वो कंपनी को फॉर्म करना चाहता है, तो उसको ये पता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे यूज किया जाएगा, कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ये सब कुछ एनालाइज कौन करके बताएगा?
CFO. CFO आपके एनसीईआरटी में एक फिगर बनी हुई है, पहले मैं उस फिगर को ही बता देती हूँ क्योंकि ये एक बार बोर्ड में आ गई थी जिसमें आपको भरना था। तो सबसे पहले जो डिसीजन था, आप जब 11th में थे तो आपने प्रमोटर की बात की थी। हु ब्रिंग्स एन आइडिया किसके लिए इनोवेशन टू स्टार्ट द बिजनेस। वेरी गुड। अब उसने कहा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे यहाँ बिल्डिंग लेनी है, यहाँ फैक्ट्री बनानी है, ये मशीनें मुझे रिक्वायर्ड होंगी। तो वो किसके बारे में सोच रहा है? वो अभी पैसे के बारे में नहीं सोच रहा, वो किसके बारे में सोच रहा है? मुझे इन्वेस्ट के लिए क्या, कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, पहले तो मुझे पता होना चाहिए मुझे लेना क्या है, फिर उसके बाद मैं देखूंगी मुझे पैसा कितना चाहिए। तो सबसे पहले एक मेरे पास डिसीजन आया इन्वेस्टमेंट। मैं अभी चैप्टर नहीं शुरू कर रही, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपको अकाउंट्स में पढ़ चुके हो, आपको इन्वेस्टमेंट दो पार्ट्स में, इको में भी पढ़ चुके हो कि कैपिटल फॉर्मेशन दो जगह पे होती है। कौन सी? या तो आप क्या लेते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब आपको ये डिसाइड हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए और दोनों ही चीजें चाहिए, आपका एक से गुजारा नहीं हो सकता। आपको लॉन्ग टर्म भी चाहिए और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल भी चाहिए। वेरी गुड। अब इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कैन नॉट टेक, सॉरी, ये तो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब अंबानी का हॉस्पिटल है तो क्या वो खुद डॉक्टरी कर रहे हैं वहां बैठ के? नो, ही हैज अपॉइंटेड द डॉक्टर्स। उसने बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है, सर्जन्स को अपॉइंट किया हुआ है। वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि भैया मुझे बताओ कौन सी मशीन लगानी है, मुझे बताओ कौन सा ये करना है, तो वो है। अच्छा जी, अब ये जो डिसीजन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये किसके साथ बैठ के डिसाइड कंसल्ट हो रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको बुला रहे हैं अपने साथ मीटिंग में? सीएफओ। तो चलो हमने सीएफओ को इनवाइट किया। मैंने अच्छा शक्ल बनाई है ना? यस मैम। चलो थैंक यू। अच्छा जी, ये बड़ा खुशी खुशी आ गया बैठ के, लेकिन ये नहीं पता इसको सबसे खतरनाक काम इसी का ही है भाई, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जिसको आप अपने प्यार से क्या बुलाते हो? सीएफओ। चलो अब ये सीएफओ ये कहेगा कि इसके पास दो चीजें, इसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिली इन्वेस्टमेंट करना है, ये मशीन लेनी है, ये करनी है। अब तू बता फाइनेंस कहां से आएगा? तो ये क्या अरेंज करने जा रहा है तुम्हारे लिए? कौन सा डिसीजन लेगा ये? Financing decision. वेरी गुड। ही विल टेक द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इस फाइनेंसिंग में होगा कि क्वांटम ऑफ द फंड्स टू बी रेज्ड, क्वांटम ऑफ फंड्स टू बी रेज्ड। अब आपको पता है देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रेजिंग द फंड्स। वो दो सोर्सेज कौन से थे? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नहीं, ऑनर्स फंड एंड बोरोड। हाँ, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। थोड़ा सा और इसमें झांकी मार लेते हैं, थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं, खोल लेते हैं। अच्छा बात बताओ, ऑनर्स फंड में हम लोग क्या लेके चलते हैं? Share capital. शेयर कैपिटल, Preferential और प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिटेन्ड। वेरी गुड। हम लेके चलते हैं इसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कौन कौन सी की बात कर रहे हैं हम? इक्विटी एंड Equity and preference. प्रेफरेंशियल कैपिटल, वेरी गुड, और प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स, Undistributed profits. वेरी गुड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इसको और भी क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? सेविंग्स ऑफ। Corporate side. कॉर्पोरेट सेक्टर, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बोरोड फंड्स में क्या आ जाएगा अब आपका? Debt. डिबेंचर्स डिबेंचर्स, और लोन, Loans. फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, Borrowings. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बोरविंग जिसे आप कहते हो। ये तो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। ये था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेयर टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट भी हो गई, पैसा भी रेज हो गया। क्या तुम्हारे जो शेयर होल्डर्स हैं क्या वो खुश रहेंगे? क्योंकि इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के बाद अब वो क्या डिसाइड करेगा बैठ के? सीएफओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, Distribution. वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब वो करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस कि कितना उसने सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एज अ डिविडेंड, और कितना उसने अपने पास रिटेन्ड करना है। इज दिस डायग्राम क्लियर टू यू?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? देखो Yes, ma'am. अब यहाँ पे आपके 3 डिसीजंस की बात हुई, वो बता सकते हो मुझे? नंबर 1 Ma'am, investment Investment decision. decision. आई हो गया, दूसरा Financing Financing और decision. तीसरा Dividend decision. डिविडेंड डिसीजन। पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो सीएफओ का कितना इंपॉर्टेंट काम है, तो आपका आधा काम तो मैंने वैसे ही खत्म कर दिया कि इन्वेस्टमेंट मतलब वेयर द फंड्स हैव टू बी इन्वेस्टेड, लॉन्ग टर्म कैपिटल या वर्किंग कैपिटल Short term. लगाना है। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद पैसा कहां से उठाना है. Finance. रेज करना है? रेज करने के लिए कौन से सोर्सेज हो गए? Owners fund and borrowed funds. borrowed वेरी funds. गुड। उसके बाद उसको क्या करना है भाई? हमने Distribute करना है. डिस्ट्रीब्यूट, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? Shareholders. तो अब इन तीनों को ही अब हम इसको यूज करके एक डिफाइन पहले बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम पहले बात करते हैं डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको दीदी नोट्स भेज देगी, डोंट वरी अबाउट दैट। आप सिर्फ सुनो और याद करके 2-2 बार मुझे सुनाते जाओ, क्योंकि मैं लिखूं तुम भी लिखो तो टाइम वेस्ट होगा। वी हैव जस्ट 2 hours टू गेट दिस चैप्टर टू बी फिनिश। और ये मैं बस, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और ना ही मैं अपने आप को यहाँ प्रमोट कर रही हूँ। सीधी सी बात यह है कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप प्लीज इस चीज को दिमाग में रखो कि आपको क्लू वर्ड्स भी दीदी भेजेगी, की वर्ड्स, कि आपने केस स्टडी में कैसे की वर्ड्स को भी चुनना होता है, क्योंकि केस स्टडीज मुश्किल नहीं होती है। कोई तुम्हें कहे हम इतनी केस स्टडीज करा देंगे, नो वे। सिर्फ क्लू याद करा दो और क्वेश्चन पढ़ के बता दो कि इसमें क्या है, तो आपकी केस स्टडी अपने आप हो जाएंगी। इतने ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज मैं आपसे बात करती हूँ फाइनेंशियल को क्या करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है। तो 3 डिसीजंस को इकट्ठा अगर मैं रख देती हूँ तो मेरी डिफाइन बन जाती है। तो पहला डिसीजन क्या आएगा कि मुझे पैसा कहां से रेज करना है। तो पहला वर्ड होगा डिफाइन के अंदर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जो आप मुझे बता चुके हो। कहां से फंड्स प्रोक्योर होंगे? आइदर डैश एंड डैश, Owners fund and borrowed funds. ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। मतलब है तुम्हारा कि डेट्स एंड इक्विटी। सिंपल सी बात है, हम तो ये करें डेट्स प्लस इक्विटी, तो आपको इसको प्रपोर्शन डिसाइड करना है। तो जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिसीजन? Investment decision. फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं आपको बता रही हूँ कि डिफाइन में तीनों चीजें घुसी हुई हैं। दूसरा वर्ड, अब ये पैसे को जब इकट्ठा हो गया तो जब आपने तो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है ना कि सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल हो गया, ऑथोरेटिव कैपिटल आ गया। अब क्या करते हो? कैपिटल लेके कहां जाते हो? बाजार में जाते हो, क्या खरीद के लाते हो? Shares. नहीं नहीं, मैम थोड़ा पैसा राइट आ में गया, करना मैम। शेयर इशू कर चुके हो। अब उस पैसे को क्या? मशीनरी वगैरह। हाँ, वेरी गुड। Investment assets. Assets. वेरी गुड। अब हम करेंगे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन से डिसीजन की बात कर रहे हैं? मतलब परचेज Investment ऑफ, decision. हाँ इन्वेस्टमेंट, Investment परचेज decision. ऑफ फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। ये पहला। अच्छा, तो ये दूसरा डिसीजन हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात हो गई। मैं आपको इस तरीका बता रही हूं कि कोई भी चीज रटा नहीं मारी जाती है। वो डायग्राम से 3 वर्ड्स निकाले, 3 वर्ड से डिफाइन बनाऊंगी, तो सारा चैप्टर मैं इससे निकाल दूंगी। तीसरा, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट हो गया, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो गया। अब तीसरा वो क्या था? उसको Dividend decision. Dividend decision. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। मतलब है कि डिविडेंड डिसीजन हो गया ये आपका, डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन से तुम्हारा ये जो सीएफओ है वो क्या चाहता है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? स्मूथली क्या करती रहे? Running smoothly operation These of decisions- business. हाँ देखो, these decisions, मैं अभी डिफाइन नहीं बता रही, these decisions are for smooth operation of company, ताकि तुम्हारी कंपनी स्मूथली ऑपरेट करती रहे। इससे क्या होगा? अगर आपने अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन लिया, अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, अच्छा डिविडेंड डिसीजन लिया, तो इसका मतलब है तुम्हारी रिटर्न्स क्या हो रही है? योर रिटर्न शुड एक्सीड द Profits.
Cost of borrowing. Sorry, हाँ, cost. हाँ, so that returns from investment, जिसको आप आगे जाके क्या बोलोगे, ROI, क्या बोलोगे, ROI। ROI. अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोलना, क्योंकि इस चैप्टर में ROI का मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। और जो इंटरेस्ट रेट है, या तो उसको आप कॉस्ट ऑफ डेट्स में जाएगा वर्ड, या फिर आप उसको इंटरेस्ट रेट में लेके जाएंगे। तो रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ डेट्स। And moreover, you want to keep your risk under control. Moreover, keeping risk under control. अच्छा, एक बात बताओ, इन सब का मकसद क्या है? क्योंकि CFO किसके बारे में सोच रहा है हमेशा, ऊपर वाले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन किसकी बनाई हुई है? इट इज अ कंप्राइज ऑफ ऑल शेयर शेयर होल्डर्स। तो इसका अब CFO का इन सब, यहां पे क्यों नहीं आ रहा ये? तो CFO का अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, इन सब का मकसद क्या है? टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अच्छा, एक बात बताओ, शेयर होल्डर की वेल्थ कब मैक्सिमम होगी? कौन बच्चा बताएगा? क्योंकि उसके पास तो शेयर होल्डर्स ही तो है। शेयर होल्डर when market price of equity rises। हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स जब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मार्केट प्राइस प्राइस ऑफ इक्विटी, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। तुम वहां से तार निकाल के 1 मिनट में जोड़ लो, तो वापस बच्चे नहीं आएंगे। क्यों? अच्छा, ठीक है, चलिए। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी अगर क्या हो जाए, राइज। हाँ जी, राइज। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड, अब देखो, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलिए, Yes, ma'am। अब आपको मैंने कौन कौन से वर्ड्स बताए, जल्दी बताओ। नंबर 1, पहला वर्ड क्या था? Optimum procurement of funds। नंबर 2, Efficient utilization of funds। नंबर 3, Efficient Efficient distribution of disposal of surplus। किसके लिए? फॉर द स्मूथ Operation of business। so that return on investment Returns on investment exceeds cost of debts। very good, so the returns from the investment Investment exceed your Cost of debts. debts। Debts। इससे क्या होगा? keeping to risk maximize the shareholders wealth। कीपिंग द शेयर होल्डर, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और शेयर होल्डर की वेल्थ का मतलब क्या हुआ? इट मींस When market price of equity rises। वेरी गुड। तो अब इन सब वर्ड्स को याद रहेगा, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन, डिस्पोजल, स्मूथ ऑपरेशन और रिटर्न्स एक्सीड योर कॉस्ट ऑफ डेब्ट्स एंड रिस्क, और एक लास्ट मैक्सिमाइज। तो इन सब को अगर आप मेरे को बोले तो क्या हम डिफाइन बता सकते हैं? Yes, इट ma'am। इज द प्रोसेस ऑफ Optimum procurement of funds। एक सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 1 मिनट रुकना, दीदी कुछ चेंज कर रही है, 1 मिनट आप वेट करो। समझ आ रहा है? नहीं, जितना हुआ उतना समझ आया है? क्या जाना है? चलो, अब मजा आएगा, अब सही है, चलो। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। नेबर्स है, नेबर्स है। हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, ma'am। चलो, अब बिल्कुल स्लो बोलो, पता है मैंने लिखना है, आपने नहीं लिखना, मेरे को तो लिखना है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमम Procurement of funds। मेरे को लिखवाओ, मैं तुम्हें इतनी तेज लिखवाती हूँ जब मैं लिखवाती हूँ क्लास में।
प्रोक्योरमेंट अरे ऑफ आराम से तो बोल फंड्स, रहे हैं। An आगे efficient utilization of funds. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इससे क्या होगा आगे, So that एंड एफिशिएंट, एक सेकेंड, एफिशिएंट डिस्पोजल of ऑफ surplus surplus so that return on investment exceeds very the cost of debts. returns on investment exceeds Exceeds debt. cost of debt Debt. debts Debts. and And it- keeping risk under and And control keeping risk under control हाँ, and to maximize हाँ, and control risk in order to maximize shareholder the good. shareholder wealth. in order to maximize the Shareholders' wealth. shareholders wealth, which means When market price of equity Market rises. price it exceeds means the equity. maximize the बस भाई माना बोल गया price of equity. Is it clear to you? Yes ma'am. क्लियर हुआ? तो इसके 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, प्रोक्योरमेंट, यूटिलाइजेशन, जो ये प्रोक्योरमेंट मतलब इन फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, अच्छा, ताकि आपके क्या हो जाए, रिटर्न्स ज़्यादा हो जाए कॉस्ट ऑफ डेब्ट से, तो इससे आपका क्या होगा, शेयर होल्डर जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो यहीं से अब आपका एक टॉपिक आता है, इसी से अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसी को ही आगे चला रहे हैं। एक सेकेंड, आई चेंज माई मार्कर फर्स्ट। आ जाइए। अच्छा जी, अब आपके बुक में लिखा होता है कि आप अपने वो बताइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बताइए, लेकिन कई बार लिखा होता है स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, या लिखा होता है अदर देन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो अब आपको दोनों ऑब्जेक्टिव्स याद होने चाहिए। तो 2 ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं आपके पास? एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आप कर ही चुके हो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो आप कर चुके हो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या किया था जल्दी बताओ? द प्राइमरी एम ऑफ द Shareholders' मैनेजर, wealth. maximize the shareholders wealth, which means maximize the price of the equity। खत्म कहानी। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होगा? नंबर 1, आपके पास सही वक्त में सही फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ sufficient funds. हाँ, एडिक्वेट फंड्स whenever you Required. whenever they are required। जब भी आपको चाहिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यही है सीएफओ का कि जब भी कंपनी को फंड्स चाहिए अरेंज करो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट Adequate. फंड्स, पहला क्या था फिर बोलो? अवेलेबिलिटी ऑफ Adequate funds. Adequate funds. whenever Need. required। नंबर 2, अब उसको प्रॉपर क्या करना है? प्रोक्योरमेंट हो गया। दूसरा क्या था? Procurement. दूसरा क्या था? एफिशिएंट। Utilization. आप कर चुके हो, कुछ नहीं करना, सब ऊपर Efficient किया है अभी। utilization of funds. हाँ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तीसरा, एंश्योर सेफ्टी ऑफ द फंड्स। Safety of funds. हाँ, एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स। एक अगर और भी कर सकते हो, अवॉइड आइडल Idle. फंड्स। Ideal funds. चलिए, आपके साथ मैं 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूं। अब मुझे फटाफट पहले बताओ, व्हाट्स आर डिफाइंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टेट इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। It is the process of efficient procurement of funds, efficient Effective utilization of utilization of funds, the and funds, effective as well as disposal of surplus so that return on investment exceeds the cost of debt, risk under control and control risk in order to maximize the shareholders' wealth by increasing the market price of equity. चलो, what is the primary objective of the To financial maximize the management? shareholders' wealth. Maximize the shareholder. अच्छा, write the formula for the shareholder wealth। चलो बताओ। Number of shares into market price of equity. Very good। Number of the shares multiplied by the market price of equity। State the objectives other than the primary objective of the financial management। Secondary objective. क्या लिखेंगे? Availability of Availability of funds whenever required, efficient utilization of funds, Safety of funds. safety of funds, Funds and or And avoid avoid ideal funds. Ideal funds. आइडियल फंड्स। आ जाइए। अच्छा जी, ये तो आपने किया मेरे साथ डिफाइन एंड योर ऑब्जेक्टिव्स।
अब एक छोटा सा टॉपिक, क्योंकि कई बार टीचर्स का मिस हो ही जाता है, तो मैं चाहती हूँ मैं पहले इसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे चलूँ। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि बाकी तो सिर्फ फैक्टर्स रह जाएंगे, वो हम एक स्ट्रेच में कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ना रह जाती हैं बीच में। तो सबसे पहले आपका कौन सा डिसीजन था? आई का मतलब इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको दो चीजें कौन सी देखनी थी? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट लॉन्ग टर्म, टर्म नीड्स एंड शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब विच एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और शॉर्ट टर्म का मतलब वर्किंग कैपिटल, करंट वर्किंग एसेट्स कैपिटल। या वर्किंग कैपिटल। तो 2 पॉइंट तो यहीं से निकाल देते हैं। देखो आपका वही चीजें आ रही हैं दोबारा। तो ये चैप्टर टेढ़ा है बट टेढ़ा नहीं है, टेढ़ो है पर मेरो है ना, ये आपने सुना ही होगा। तो भैया है तो हमें करना ही है। साइज, आपको पहले पॉइंट में क्या रखते हैं कि आपको कितने फिक्स एसेट्स चाहिए, साइज एज वेल एज कंपोजिशन का मतलब कौन कौन से टाइप ऑफ मशीन्स चाहिए, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब फिक्स एसेट लोगे तो तुम्हें रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, तुम्हें इन्वेंट्रीज नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो दूसरा आ जाएगा कि कितना तुम्हें क्या चाहिए, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स। क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ, किसकी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? रॉ मटेरियल एंड स्टॉक, वर्किंग कैपिटल। किसकी बात हो रही है भाई? वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल। अच्छा, क्या बोला? तेज बोलो। पहला रोल क्या है, उसको क्या एस्टिमेट करना है? साइज एज वेल एज composition of fixed assets. नंबर 2 क्वांटम ऑफ करंट Quantum of current assets. That तो is पहला requirement decision of उसने कर working लिया, capital. हाँ, कि मुझे इतना फिक्स एसेट चाहिए, इतना मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब इसको लेने के लिए मुझे क्या चाहिए हाथ में? पैसे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया, रुपया कहां से आएगा हमारे पास? अमाउंट ऑफ, वेरी गुड, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। पैसा कहां से आएगा? अब ये कहां से आएगा? देखो शॉर्ट टर्म तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन हमें किसके बारे में बात करना है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसमें आपने क्या करना है? प्रपोर्शन, किसके लिए? प्रपोर्शन बिटवीन फिक्स्ड एसेट, डेट एंड इक्विटी, वेरी गुड, डेट्स एंड इक्विटी के बारे में। आप अपने अकाउंट्स में सबसे पहले स्टेटमेंट कौन सी बनाते हो? फाइनेंशियल, पीएनएल, P&L। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है उसमें क्या क्या होता है, जरा मुझे बताओगे P&L में क्या क्या होता है? मैम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, Depreciation. कैश एंड नॉन कैश Expenses. एक्सपेंसेस इनफैक्ट। तो ऑल आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट्स, जैसे इंटरेस्ट कितना पे किया, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, असेट, आपको पता है आउटस्टैंडिंग बिल्स, ये सब इसमें आ जाएगा। तो चलिए, मुझे आप 3 टॉपिक कर चुके, कौन कौन से? नंबर 1 डिफाइन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंस में 4 रोल थे। लेट मी, इसको मैं छुपा लूं। अब बताओ पहला रोल क्या था? साइज एज वेल Size एज composition of fixed फिर fixed बोलो, assets. एक बार फिर बोलो। साइज एंड Composition of fixed assets. नंबर 2 quantum Quantum of current assets. assets, That is requirement of working capital. वेरी गुड। तीसरा amount of Amounts of long term and short term finance. और लास्ट Long ऑल term आइटम्स Long ऑफ term capital. P&L account, P&L। Proportion तो between- पहला हुआ साइज एंड, composition of Composition fixed of assets, fixed assets. सेकंड हुआ क्वांटम ऑफ, current assets. requirement of working capital, तीसरा हुआ amount of Amount of long term and short term needs. प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट्स एंड इक्विटी, फोर्थ हुआ long term Long capital, term capital, proportion between debts and equity. कंप्लीट हो गया। यहां तक सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब हम इसके बाद चलते हैं आपके साथ। सबसे पहला डिसीजन कौन सा था? अभी मैं उसी को फिर कंटिन्यू कर, तो देखो Investment चैप्टर decision. टेढ़ा है बट इतना ऐसा भी नहीं कि तुम्हें नहीं आ रहा। ये एक ही, अगर तुम्हारे को अगर बेस क्लियर है ना, तो तुम इसके बाद बड़े स्मूथली काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक पहले का बेस बना के चलते हैं, और वो है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक सेकेंड,
हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें आप पूरे आगे टॉपिक अपने आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दिस इज माय वेरी फर्स्ट डिसीजन। अब इसका मतलब है डिसीजन रिलेटेड वेयर द फंड्स हैव टू बी, You invest, utilize. where the funds to be invested, where the funds to be। Invested. भैया इतनी तेज बोलो कि घर गूंजे आज आपका, कि भैया आपका अगर चल रहा है और आपका ये 12th का है, आपको पता है 10 नंबर का तो चैप्टर है ही है, ना भी ना करते हुए भी, तो इतना तेज तो बोल सकते हो ना कि आज की डेट में माँ बाप भी परेशान हो कि 2 घंटे कहाँ बच्चा मेरा गया हुआ है इस वक्त में, घर में होके भी घर में नहीं है, घर की दीवारें बोल रही हैं। तो वेयर द फंड्स हैव टू बी Invested. इन्वेस्टेड, Invested. कहाँ पे? इन डिफरेंट Sources. एसेट्स। ठीक है, आपने ऐसे इन्वेस्ट करना है ताकि आपको यू आर एबल टू अर्न द Maximum profit. Maximum profit. वेरी गुड, एबल टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स। अब ये 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। पहली कौन सी होती है? Long term. वेरी Long गुड, term. एक सेकेंड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, इसका मतलब है इसको कौन, देखो अगर आपके पापा बाहर लंदन गए और आपके लिए जैकेट लेके आए लंदन से, बहुत सुंदर थी, बट थोड़ा साइज छोटा है, तो क्या पहनोगे? आप पहन सकोगे? No, ma'am. तो क्या होगा? मम्मा क्या करेगी अपने तुम्हारे किसी छोटे भाई बहन या किसी कजन को या मासी के बेटे को या तुम्हारे बड़े पापा के जो ताया जी जिसे हम कहते हैं, चाचू के बेटे, किसी को भी दे देगी। तो घर में क्या शोर मचेगा, हाय हम लुट गए, हम मर गए। नहीं मैम। अरे क्या है, जैकेट तो है, दे दी, किसी तुमने ना पहनी, तुम्हारे बच्चे किसी और बच्चे ने पहन ली। तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, कि अगर तुम्हारा छोटा मोटा रॉ मटेरियल खराब भी हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पापा ने कहीं मकान ले लिया, अब वो कुछ उसमें पंगा पड़ गया है, वो हमें लग रहा है कि हमें सूट नहीं कर रहा है, कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग आ गया या तुम लोगों को दूर पड़ रहा है, अब वो किसी को उठा के दे दे पापा? No, ma'am. क्यों? नो मैम, पूरा घर क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। हिल जाएगा। क्योंकि दैट तो इसीलिए जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो बहुत दिमाग से सोचो। अभी 12th में कौन सी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है? Long Long term. term. तो इसका मतलब है आपको द डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। एक बार 12वीं निकल गई ना तो वापस नहीं आएगी। जो भी आपने 6th में किया कोई बात नहीं, नंबर कम थे, हमने गुजारा कर लिया, 7th में हुआ हमने गुजारा कर लिया, लेकिन 12th में नंबर कम आया, आप गुजारा कर पाओगे? नो पूरा मैम। आगे का। तो No, इसलिए ma'am. तभी तो तुम्हारे पीछे हम क्यों पड़े हुए? 12th 11th में क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं। अगर 33% भी पास हुए थे तो कोई हार्डली मैटर्स टू अस, पास तो हो गए थे ना, बस ठीक है। बट 12वीं में भैया आपके लिए हिल जाओगे, तो इसका मतलब है आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है विच बिगिंस फ्रॉम योर 12th क्लास। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है? कैपिटल बजटिंग प्रोग्राम्स। तो इसको डिसी को क्या कहते हो? कैपिटल बजटिंग। बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इसका मतलब हुआ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आपको 3 आपके बुक्स में नाम लिखे हुए हैं, वो कौन से हैं? कोई बच्चा बता सकता है? ओपनिंग ऑफ New branch. न्यू ब्रांच। नंबर 2 ओपनिंग ऑफ Investment प्रोडक्ट in लाइन। new एक सेकंड, हाँ, to ओपनिंग replace ऑफ existing. न्यू प्रोडक्ट लाइन भी हो सकता है, या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन विद न्यू मशीन। ये बात समझ आई? हाँ जी, समझ आई? यस मैम। अच्छा अच्छा, Ma'am, second point क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने थोड़ी भी गड़बड़ कर दी इस डिसीजन में, तो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? द अटमोस्ट केयर इज रिक्वायर्ड। किसके लिए द utmost care is required? Why? फॉरेन Investing in long term Fixed assets. long term capital, क्योंकि ये तुम्हारी किसको इफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स, देखो ये केस स्टडी की लाइन लिख रही हूं मैं यहां पे, इट अफेक्ट्स अमाउंट ऑफ एसेट्स। किसको अफेक्ट करता है ये? अमाउंट ऑफ एसेट। assets
फिर देखो, अगर तुमने थोड़े से भी एसेट गलत लगाए तो तुम्हारे कंप्यूटर क्या करेंगे, मार्केट जीत सकते हैं ना। किसको Yes, अफेक्ट ma'am. करता है, तुम्हारी कॉम्पिटिटिवनेस को। किसको अफेक्ट करता है, Competitiveness. और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इन द विच रन, Long run. Long run. इन लॉन्ग रन। तो सबसे पहले जितना लिखा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। पहला डिसीजन हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पहला कौन सा है, long term investment. Long term investment which is decision. called as Capital budgeting decision. budgeting decision। इसका मतलब you are investing your funds for the long term, like purchase of Fixed Raw assets. machine, fixed asset. old machine को replace कर रहे हो, you are opening a new branch, you are opening a new product line, etc. So इसमें क्या चाहिए, Utmost care is taken. Utmost as it of as अच्छा, the utmost care required while investing in the long term decision, Cap- because it affects Assets, Earning capacity. competitiveness. हाँ, in long run it affect your amount of Assets. Number And two. competitiveness. number And 3 Profitability. Profitability in of the business business in the long run. लॉन्ग रन। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो क्या करो, अपने दिमाग को खोल के चलो. ठंडा, आराम से सोचो करना क्या है। तो 12th में करना क्या है, आराम से सोचो। तो क्या रोल रहेगा इस 12th का, क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, जो अब तक आप करते आ रहे हो, दैट वाज अ इन्वेस्टमेंट, 12th में आके अब आपको पे करना है उसका। तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो पहला क्या है, इसमें आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर अ Huge amount ह्यूज of money. अमाउंट ऑफ Funds. हाँ, Funds. तो पहला आ जाएगा रिक्वायर्स। क्या रिक्वायर करना है आपने, नंबर 1 Funds. Huge amount of funds. ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स। ठीक है, बिकॉज फंड्स हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड। आपने मकान ले लिया है, अब आपको बेचना थोड़ी पड़ सकता है। अब मान लो मैंने इतना महंगा मोबाइल ले लिया, अगर बाय चांस अब मैं कहूं मेरे को बेच दो, अब इट्स 1 लाख समथिंग का है, अब वो तुम मुझे को बेच के दिखा दो मेरा मोबाइल, तुम होगा मैम 60,000 70,000, 1-2 महीने में वैल्यू क्या कर दी, 40,000 रुपये कम कर दी तुम लोगों ने। तो इसका मतलब मुझे सोच के लेना था ना कि मुझे अभी अगले 2 साल 3 साल इसी को चलाना पड़ेगा। तो रिक्वायर huge amount of the funds because your funds has been blocked for the long period. Number 2, ये decisions क्या नहीं हो सकते, Irreversible. decisions are irreversible. Irreversible decisions अगर करोगे तो क्या होगा, except huge losses. Losses. अच्छा जी, ये किसको अफेक्ट करते, इट अफेक्ट माई लॉन्ग टर्म, Growth. लॉन्ग मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, इट Long term अफेक्ट growth and profitability. वेरी गुड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इन डिसीजंस में क्या है, बहुत ज्यादा Risk. रिस्क Is involved. तो अब तक आपने मेरे साथ किया कि व्हाट इज मेंट बाय द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन बच्चा बताएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। Capital budgeting decision. Capital budgeting decision. तो while taking this decision क्या करना पड़ेगा, The utmost care is taken while investing in long term capital. very good, it affects the amount of Asset, competitiveness and profitability of business in long जब run. आपको केस स्टडी में लाइन मिले तो समझ जाना ये इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द रोल और इंपॉर्टेंस और रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ Huge amount of funds. Huge amount of funds. नंबर 2, Decisions are irreversible. accept Except huge Huge losses. Huge loss. it affect your growth and profitability. and Growth last and is profitability. High risk. Risks are Risks are involved. involved. अच्छा एक बात और सुनो, अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हो। ये भी एक अलग से ही क्वेश्चन है, इसके 3 ही डिसीजंस हैं। नंबर 1 आपको याद रखना है, आपने अकाउंट्स में ये रेशियो पड़ी हुई है ICR, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो या लॉन्ग टर्म हो, ICR ही काम करेगा आपका। क्या काम करेगा, ICR। जब भी आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको क्या देखना है कि कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट
क्राइटेरिया। criteria. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब कितना अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए, क्या तुम्हारे किस कॉस्ट पे आपको ये पैसा रेज होगा, क्या रिटर्न्स आएंगी, क्या कैश फ्लो रहेगा। तो ये एनालाइज आप किस में करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर। नंबर 2 सी कैश फ्लोज, इसमें क्या हो जाएगा, सीरीज ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आर, आर का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, रेट ऑफ Investment. सॉरी Return of investment. returns on investment which should exceed Cost. cost of किससे, Job debt. cost of debts। और cost of debts में क्या मेन चीज है, Interest. Interest payment. कॉस्ट ऑफ डेट्स में Interest क्या, payment. इंटरेस्ट पेमेंट है। तो इसका मतलब रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट शुड एक्सीड योर रिटर्न्स। तो यहां तक आपने मेरे साथ एक टॉपिक कंप्लीट किया। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कौन से डिसीजन की बात करेंगे, Financing decision. Financing. नहीं, division. पहले अभी इसी को इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट, वर्किंग Working capital. वर्किंग कैपिटल को कौन सी कैपिटल कहते हो, Capital employed. Short-term capital. शॉर्ट टर्म कैपिटल। क्या कहते हो आप इसको, Short-term. शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये किसको अफेक्ट करता है, योर डे टू डे Day-to-day purchasing power. वर्किंग एक्टिविटीज। किसको अफेक्ट करता है, डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस अफेक्ट। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इट अफेक्ट्स योर डे टू डे वर्किंग। नंबर 2 ये और चीज को भी अफेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्ट Liquidity and profitability. So liquidity and profitability of business. लिक्विडिटी एंड, मैं इसके बाद भी सारा पहले सुनूंगी, मैं फिर आगे नए टॉपिक पे आऊंगी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। और इसके असेंशियल इंग्रेडिएंट्स, आईसीआर, उसके रोल का Inventory हाँ, management. Inventory management, cash management, And receivable. और receivable management. इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो इसे कहते हैं इन्वेंट्री, जो तुम्हारे पास स्टॉक इन हैंड पड़ा होता है, इन्वेंट्री डिसीजंस। फिर कैश को मैनेजमेंट Cash करना है, management. इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ये ना हो Outflow कि आपके पास cash. पैसे देने के लिए है ही नहीं है, एंड दैट विल स्पॉइल योर इमेज आल्सो। लास्ट क्या है, Receivable management. हाँ, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो अब तक आप मेरे साथ कर चुके हो वर्किंग कैपिटल एंड योर फिक्स कैपिटल। Fixed तो capital. अब आप मुझे एक बार सारा बता दो, हमने अभी तक क्या क्या किया फटाफट, और एट अ स्ट्रेच Define. करेंगे। एक सेकंड यहां से शुरू करते हैं। डिफाइन, फटाफट बोलो। इट इज द प्रोसेस ऑफ Optimum procurement of Procurement of funds funds and efficient utilization of funds And and efficient disposal of funds so that that returns on investment in order exceed to the maximize the shareholder cost wealth. of debts, In order to cost of debts। ठीक है, इसका मेन प्राइमरी एम क्या है, जल्दी बोलो। to maximize the shareholders' wealth. इट मींस मैक्सिमाइज द Shareholders' इक्विटी wealth. प्राइस, मैक्सिमाइज द Market value. Shareholders. So when market value equity rises. 4 सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बताइए फटाफट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव नंबर 1, Availability of funds whenever required. Efficient utilization of funds. Avoid idle funds and Efficient safety of funds. ensure safety of the funds and avoid Avoid idle funds. utilization of the funds, safety of the funds, availability of the funds and avoid idle Idle funds। funds. अच्छा जी। अब मुझे बिना देखे बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Size as well as composition of fixed assets, quantum of current assets, that is requirement of a working capital, long-term and short-term needs, and short term capital, और लास्ट ऑल द आइटम्स, long-term capital proportionality, all that is the P&L account, PL account. इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ, वेयर द फंड्स where the funds have to be invested in different Earn aspects. maximize so that you can earn the highest Profit. returns, possible returns। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 1, Capital budgeting, short-term and long-term. Long-term investment decision. while taking the capital budgeting decision, that why the utmost care is required, in investing in Because it affects amount of assets, competitiveness and profitability of amount business in of long term. funds. Decisions are irreversible. Irreversible. except
Sales losses. It affects your long-term growth and Profitability. there's also a risk. Risk involved. Risk involved. Factors affecting your capital budgeting decision. क्या abbreviation? ICR. ICR. I का Investment criteria. Investment criteria. Cash flow or return on investment. Return on Return on investment. एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. कितना फंड चाहिए, कहाँ पे लगाना है, कितना रिटर्न्स आएगा, क्या कैश फ्लोज रहेंगी, क्या इंटरेस्ट पैसा उठाना पड़ेगा, तो ये सारी आ जाएंगी. कैश फ्लो में सीरीज ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो एंड द रेट ऑफ रिटर्न शुड एक्सीड योर कॉस्ट ऑफ डेट्स. वर्किंग कैपिटल जो किसको अफेक्ट करता है? नंबर 1 डे टू डे Working of the business. Working of the business. स्लो. नंबर 2 It affects liquidity and profitability. and its ingredients क्या रहेंगे? Efficient cash Efficient cash ICR. Inventory management. Cash flow management. Receivable management. चल ICR. तो कैपिटल बजटिंग में भी ICR, वर्किंग कैपिटल में भी ICR इंग्रेडिएंट्स हो गए. अच्छा, अभी मैं इसी को चल रही हूँ ताकि ये टॉपिक मेरे पहले इतना मेरा कंप्लीट हो, फिर मैं फाइनेंसिंग डिसीजन पे आऊंगी. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब देखो, आपको ये बताना है, मैंने इसका पहले से बना के रखा हुआ है, मैंने लिखा नहीं कुछ भी, मैं तुम्हारे साथ ही लिखूंगी, तो कोई शॉर्टकट्स नहीं मारे जाएंगे आज की डेट के लिए, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर इतना अच्छा याद हो जाए कि आपको इसके बाद लगे कि भैया जब भी पढ़ना है मुझे 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये बच्चा बहुत परेशान रहता है इस चैप्टर के लिए. तो देखो, फिक्स कैपिटल. अब हमारी कहानी शुरू हो रही है, ध्यान से सुनते जाना इस कहानी को. आज हमने आपको बोला कि आपका जैसे मान लो किसी का घूमने का प्रोग्राम था, कुछ था, तो मैंने सुबह एक मैसेज डाल दिया, प्लीज ब्लॉक योर 2 आवर्स. आज हमारा जो अवेटिंग एक प्रोग्राम है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं. तो मैंने आपका पहले कोई प्रोग्राम था, मैंने कहा प्लीज मत मनाओ ना उस प्रोग्राम को, आज मेरे पास आ जाओ. तो आज हमने क्या अनाउंसमेंट करी कि स्टूडेंट्स, देखो जो बड़े बड़े वर्ड्स ना आपको वो याद रखने हैं. स्टूडेंट्स एक फिक्स्ड प्रोग्राम, फिक्स्ड कैपिटल में फिक्स्ड प्रोग्राम को याद रखना. फिक्स्ड से आपको याद आ जाएगा, स्टूडेंट्स आज नहीं जा रहे. स्टूडेंट्स नॉट गो टू DLF क्लब. बोलो. Students not go to DLF. फिर बोलो. स्टूडेंट्स Not go to DLF club. मैंने आज आपका कौन सा प्रोग्राम खराब कर दिया जो एक Fixed था. फिक्स्ड था. तो स्टूडेंट्स नॉट Not गो go टू to DLF club. तो देखो, अब देखो मैंने उसके जो पहले वर्ड से वो ले लिया. आपको अगर ऐसे नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो. अगर आपको कोई और याद है तो आप उसको याद करो, लेकिन इट्स अ वेरी इजी वे कि एक फिक्स प्रोग्राम मैंने आपका कैंसिल कर दिया है और मैंने कहा स्टूडेंट्स नॉट गो टू DLF क्लब. स्टूडेंट्स नॉट गो टू DLF क्लब. अब आ जाओ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किस स्केल पे काम कर रहे हो. स्केल ऑफ ऑपरेशन. ध्यान से देखना, आपको मुझे बताना है कि अगर आप लार्ज पे काम कर रहे हो और या आप स्मॉल पे काम कर रहे हो. तो लार्ज पे काम कर रहे हो तो यू रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल. अगर आप किस पे काम कर रहे हो, Small pen. Low पे तो स्मॉल स्केल less. पे, तो यू रिक्वायर लेस. तो ये पहला कॉलम है वो मोर का है, जो दूसरा कॉलम है वो लेस का है. तो पहला पॉइंट क्या रहा? Scale of operations. लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने अपनी पूरी स्टेटमेंट्स लिख के आना है कि व्हेन द फर्म्स आर ऑपरेटिंग ऑन द लार्ज स्केल they require more fixed capital as compared to when they are working on the small Smaller scale. scale. चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर क्या क्या नजर आया आपको? Nature. N. तो इसका मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस. अब या तो आपके पापा ट्रेडिंग में होंगे, ठीक है, या आपके पापा मैन्युफैक्चरिंग में होंगे. अब मैन्युफैक्चरिंग है भैया, आपको माल बनाना है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए. तो मैन्युफैक्चरिंग में यू रिक्वायर, किसी का माइक ऑन है भी, प्लीज बंद करो, इट्स क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस टू अस. तो नेचर ऑफ द बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग में हो तो ज्यादा मशीनें चाहिए, ज्यादा बिल्डिंग चाहिए, ज्यादा अच्छा चाहिए. ट्रेडिंग में तो क्या चाहिए, आप घर से फोन पे भी बात करके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो ट्रेडिंग कंसर्न के लिए रिक्वायर नो फिक्स कैपिटल और वेरी लेस फिक्स कैपिटल. अब क्या है तीसरा वर्ड क्या है? G. जी. जी का मतलब
ग्रोथ, Opportunity. प्रॉस्पेक्टस। अगर आपकी हाई ग्रोथ है तो More. मोर, अगर लो ग्रोथ है तो Less. लेस। अब फिर नेक्स्ट वर्ड कौन सा आ रहा है? T. टी, मतलब है Technology टेक्निकल अपग्रेडेशंस। हाँ, मोर टेक्निकल अपग्रेडेशंस तो मोर फिक्स कैपिटल। हाँ, टेक्निक्स नॉट ऑब्सोलीट तो क्या चाहिए? लेस फिक्स। मतलब अगर आपकी टेक्निक्स पुरानी नहीं हो रही हैं, उन्हीं टेक्निक पे आप कर सकते हो तो अगले 20 साल तक काम करते रहो, तो आपको नहीं चाहिए फिक्स कैपिटल। अगर आपको बहुत जल्दी आपकी मशीनें पुरानी हो जाती हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो यू हैव टू अपग्रेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्या चाहिए मुझे? D. डी। इसका मतलब है Diversity. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आप मोर डाइवर्सिफाई हो रहे हो, तो more. मोर डाइवर्सिफाई, तो यू रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। तो मैं तो नहीं भाई यार, मतलब इसमें है यू आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, यू आर ओपनिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, तो यू रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। लेस डाइवर्सिफिकेशन, Less Less लेस fixed फिक्स capital. कैपिटल। एल, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर तुम किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, तो तुमने पढ़ा था ना, अगर मैं इंडिविजुअल काम शुरू करती हूँ तो मुझे क्या चाहिए? More. अगर आप 4 शेयर पार्टनर्स बना लेते हो, हर पार्टनर क्या क्या लेके आता है? अपना अपना Capital. कैपिटल लेके Capital. आता है। तो इसका मतलब मोर कोलैबोरेशन, सॉरी लेस कोलैबोरेशन। More fixed More capital. हाँ, और अगर मोर कोलैब, अगर क्या है, अगर मोर, अगर क्या हो रहा है, मोर कोलैबोरेशन हो रही है तो तो less fixed capital. वेरी। एफ एफ एफ, फाइनेंसिंग Alternatives. ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास देखो, मैं लीज पे भी ले सकती हूँ, मैं रेंट पे भी ले सकती हूँ, तो अगर मेरे पास मोर ऑल्टरनेटिव्स हैं तो Less fixed capital. हाँ, तो मोर ऑल्टरनेटिव्स, लेस फिक्स कैपिटल। अगर भैया नहीं, भैया मुझे लीज पे काम नहीं करना, मुझे रेंट पे काम नहीं करना, तो लेस ऑल्टरनेटिव्स, More work. More fixed capital. वेरी गुड। लास्ट इज चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अगर आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो? Capital intensive. इंटेंसिव टेक्निक, तो यू रिक्वायर। More fixed capital. और अगर कौन सी है तो Labor Labor intensive. intensive. चलिए, आपने मेरे साथ किया फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने आपको एक बार करा दिया है। अब मुझे पहले स्टेटमेंट बताओ, मैंने क्या बताई थी आपको फिक्स कैपिटल के लिए? Students not go to DLF club. तेज बोलो, तेज। Students not go to DLF club. DLF club. स्टूडेंट्स नॉट गो टू DLF club. DLF club. एलएफ क्लब। एस का मतलब Scale Scale of of operations. Scale of operation. स्केल ऑफ ऑपरेशन। 2 बार बोलो, स्केल ऑफ। Operation. 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 Scale of operation. Operation. नंबर 2, Nature. Nature of business. Nature of business. इसमें क्या होगा? या तो ट्रेडिंग होगा या Manufacturing. Manufacturing. जी 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 Growth जी जी prospect. Growth prospect. प्रोस्पेक्टस। अगर हाई ग्रोथ है तो, या लो ग्रोथ है? Technical. Technology. Technical upgradation. टेक्निकल अपग्रेडेशन। अगर मोर टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए तो तो more मोर fixed capital. डी डी More fixed capital. Diversification of business. Diversification of business. मोर डाइवर्सिफिकेशन। More fixed capital. More fixed capital. एल 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 Level of Level of collaboration. मोर कोलैबोरेशंस। Less fixed less capital. capital. Less capital. Financing alternatives. Alternative. फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। मोर ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू यू। Less fixed Less capital. capital. Less fixed capital. लास्ट Choice of techniques. Choice of techniques. चॉइस ऑफ टेक्निक। क्या मुझे एक बार फिर बता सकते हो आप लोग Yes, क्या था? ma'am. इसका एब्रीविएशन बताओ। Yes, ma'am. Students not Students go not to Scale of go to operation. club. स्टूडेंट्स नॉट। go to Go DLF to club. DLF Go club. to DLF club. अब तुम मुझसे पूछो मैं कौन सा बताऊं? इसका मतलब Scale of operations. Scale of operation. Scale of operations. स्केल ऑफ ऑपरेशन। एन का मतलब Nature of business. Nature of business. ऑफ बिजनेस। जी का मतलब Growth prospectus. Growth prospect. टी का मतलब Technical Technical upgradation. Technical upgradation.
डी का मतलब Diversification of business. Diversification of business. एल का Level मतलब of Level of collaboration. collaboration. Level of collaboration. कोलैबोरेशन, Financing एफ का Financing मतलब alternatives. Financing alternatives. सी का मतलब Choice of techniques. Choice of techniques. टेक्निक्स। तो इसका मतलब है आपका मैंने आज एक फिक्स प्रोग्राम खराब कर दिया और मैंने क्या कहा आपको स्टूडेंट्स। Students not go to DLF club. चलो अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का लास्ट टॉपिक रह गया बस, फिर इसके बाद 2 डिसीजन रह जाते हैं हमारे, डिविडेंड एंड योर कैपिटल स्ट्रक्चर। चैप्टर खत्म। अब बताओ ये मुश्किल है, आपको लग रहा है मुश्किल है? No, ma'am. No, ma'am. चलिए प्रैक्टिस बेटा, हम 10 मिनट के लिए ये करेंगे, तुम छोड़ दो इसको, अभी बीच बीच मत करो। अभी हम 5 मिनट का रेस्ट लेते तो मैं कहूंगी इसको चलाने के लिए गाने को। चलो अब सुनो ध्यान से, देखो हाँ जी, अब प्लीज एक कहानी सुन रहे थे कि आज मैंने बच्चों को कहा कि आज अपना एक फिक्स प्रोग्राम कैंसिल कर दो। द स्टूडेंट्स नॉट गो टू टीचर आई क्लास में कि आपका एक प्रोग्राम था, क्वांटिटी थी, लेकिन आपको वो कैंसिल करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स नॉट गो टू डीएलएफ क्लब, स्टूडेंट्स नॉट गो टू DLF club. अब तुमने एकदम तुम पूछोगे नहीं मैम से कि मैम वाई क्यों कैंसिल कर रहे हो, तो तुम पूछो मेरे से कि क्यों कैंसिल हो रहा है मैम? क्योंकि आज मैंने आपके फिक्स प्रोग्राम में जो छुट्टी थी उसको वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, वर्किंग आवर्स। और मैंने कहा आज मैंने काउंसलर्स को बुलाया हुआ है, और वो तुम्हें काउंसलिंग करने आ रहे हैं। दैट्स अ मच मोर इंपॉर्टेंट। तुम डीएलएफ क्लब तो कल भी जा सकते हो, व्हाई डोंट यू अरेंज योर दैट प्रोग्राम? नहीं, आपने नहीं जाना, आपने आज यहाँ आना है, क्योंकि आज हमने लंदन का एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये है तुम्हारा, तो मैं उसका नाम लिख रही हूँ ये इंटरनेशनल है, INSBS, आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये क्या करने आ रहे हैं, तुम्हें क्या देने आ रहे हैं? काउंसलिंग। किसके लिए? Effectively. Career हाँ, growth. सुनो, INSBSC तो तुम्हें याद रहेगा, तो क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ही है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज प्रोवाइड करियर काउंसलिंग एफिशिएंटली। इससे आपका क्या इफेक्ट होगा? लॉन्ग रन Career ग्रोथ, and growth. विच अफेक्ट लॉन्ग ग्रोथ। अब बोलो मैंने क्या बोला, ये पूरा सुनाइए मुझे। पहला इंटर, सारे बच्चे बोलेंगे International School of प्रोवाइड Business. करियर काउंसलिंग एफिशिएंटली, Affects long-term growth. हाँ वेरी गुड, एक बार फिर बोल दो प्लीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट। International School of Business Studies provides career counseling efficiently, which affects long-term growth. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वेरी गुड। तो चलो आ जाओ, अब जरा इसको पढ़ो, ये जो मैंने इधर लिखा है सीक्वेंस में, नजर आ रहा है आपको? International School of Business Studies provides career counseling efficiently, which affects long-term growth. वेरी गुड। चलो, आई का मतलब है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, इन्फ्लेशन। Inflation. इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आज ही आप अपना रॉ मटेरियल आज ही मंगवा लो, कल मंगवाओगे तो महंगा मिलेगा ना। Yes, तो अगर ma'am. इन्फ्लेशन अगर हाई है तो क्या करोगे? मोर वर्किंग कैपिटल। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो यू रिक्वायर More मोर working वर्किंग। capital. अगर इन्फ्लेशन लो है तो Less working. capital. वेरी गुड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इन्फ्लेशन हाई है तो More working capital. More working लो है capital. तो Less Less. working capital. एन का तो मतलब वही जो पीछे कर चुके थे। एन पीछे क्या किया था? Nature of business. नेचर ऑफ बिजनेस। 2 बिजनेस कौन से बताए थे? Ma'am, manufacturing and Manufacturing. अब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मोर, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मोर more, वर्किंग कैपिटल, और अगर कौन सा है? trading है तो less, ट्रेडिंग है तो लेस। एस का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, scale of operations. Scale of operation. स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर तुम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, तो more working capital. स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, तो less. Less working capital. वेरी गुड। अब आता है बिजनेस साइकिल।
बिजनेस साइकिल। अगर आपका बिजनेस पीक पे जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, आपका बिजनेस बूम पे जा रहा है, More. यू रिक्वायर more, हाई डिप्रेशन में आ गया, तो Less working Less capital. working लेस वर्किंग कैपिटल। एस सीजनल फैक्टर्स। Peak season or lean season. अगर पीक सीजन है में तो माल ज्यादा- ज्यादा बढ़ो, माल कस्टमर आ रहा है working लेने के capital. लिए। तो more working अगर ऑफ capital. सीजन है तो less working, हाँ। अच्छा, पी प्रोडक्शन साइकिल। अगर तुम्हारी प्रोडक्शन साइकिल बहुत लॉन्ग है, More मोर working वर्किंग capital. कैपिटल। अगर स्मॉल है, less, Less working. अच्छा, अब मैं तुम लोगों को कहती हूँ कोई बात नहीं, मुझे फीस बाद में दे देना, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ। अगर मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ तो मेरे पास अपने पास कैश इन हैंड होना जरूरी है। तो अगर मैं मोर क्रेडिट अलाउड कर रही हूँ, तो more More. working बाकी- capital. अगर मैं कहती हूँ नहीं भैया नो क्रेडिट्स टू बी, कैश लेके आओ, तो मेरे पास कैश ना भी हो तभी मेरा गुजारा हो जाएगा ना, क्योंकि तुम जब भी आओगे कैश लेके आओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस। Less working. क्रेडिट अलाउड अगर लेस है तो लेस वर्किंग कैपिटल। क्रेडिट अलाउड मोर है तो मुझे अपने हाथ में तो पैसे चाहिए ना आगे पेमेंट्स करने के लिए। अच्छा जी, क्रेडिट अवेल। अगर मुझे क्रेडिट को आराम से अवेल हो सकता है, मुझे जब भी माल चाहिए मैं जाके दुकान से उठा सकती हूँ, तो लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैं अपने पास स्टोर नहीं करूंगी। अगर क्रेडिट, अगर मुझे कैश पे लेना है तो आई कैन हैव द मोर वर्किंग कैपिटल। अब ई का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल efficiency, हाँ एफिशिएंसी। इफ यू आर लेस एफिशिएंट, तुम देखो टाइम वेस्ट करके कम पढ़ोगे तो यू आर लेस एफिशिएंट। ज्यादा किताबें खरीदोगे, नलायकों के बस्ते भारी होते, पता है ना मेरी बात। yes जो ma'am, जितना नलायक होगा ना, ये भी किताब लेता हूँ, ये भी लेता हूँ, ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा। होशियार कहता है किताब बहुत है यार, मैं इसी से पढ़ लूंगा। तो इसका मतलब जो एफिशिएंट होते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगर आपकी क्या है, हाई है, लेस है, तो यू रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। अगर हाई एफिशिएंसी है तो लेस वर्किंग कैपिटल। इफ यू आर एफिशिएंट तो कम में भी आप ज्यादा काम कर लेंगे। ए अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ raw material, Raw अगर material. रॉ मटेरियल, जैसे गन्ना कैसे होता है, बैचेस में आता है ना, हाँ 3 महीने 4 महीने के बाद गन्ना आता है, लेकिन शुगर मिल पूरा साल काम करती है। तो जब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कम है तो तुम्हें क्या चाहिए, ज्यादा वर्किंग है। ज्यादा। तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मोर वर्किंग कैपिटल। इजिली अवेलेबल है रॉ मटेरियल तो लेस। लेस वर्किंग कैपिटल। हाँ, एल का मतलब क्या रहेगा, level of collaboration, हाँ जी आप बताओ। ma'am, L level का of मतलब collaboration, कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन हाई है तो more working capital, हाँ, मोर कंपटीशन तो यू रिक्वायर मोर वर्क। लेस कंपटीशन, less working capital, फिर जी का मतलब growth Growth. prospectus, Prospectus. अगर हाई ग्रोथ है, तो more working मोर capital, वर्किंग लो कैपिटल। ग्रोथ है। less लेस working वर्किंग capital, कैपिटल। चलो अब मुझे फटाफट बताओ, आई पूरी स्टेटमेंट आप बोलो, मैं यहाँ लिखती हूँ। आई International School of Business International Studies School of provide Business career Studies counseling International- एक second, एक efficiency which affects एक मिनट, long-term एक growth. लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इंटरनेशनल National School of Business Studies provide career counseling which affects long-term growth. Affect long-term growth. आई का मतलब Inflation, Inflation. इन्फ्लेशन। एन का मतलब nature of business, Nature of business. एस का मतलब scale of Operation. बी का मतलब business cycle, Business. एस का मतलब seasonal factors, factors. सीजनल फैक्टर। पी का मतलब production Cycle. सी का मतलब credit allowed, allowed. अलाउड। सी का मतलब credit availed. ई का मतलब operational efficiency. एफिशिएंसी। ए का मतलब availability of raw एल का मतलब level of competition,
और जी का मतलब Growth Growth prospect. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अब तक आप मेरे साथ जो कर चुके हो, फास्ट क्विक रिवीजन। सबसे पहले आपने क्या किया था? Ma'am, factors Define. affecting fixed capital. फाइनेंशियल मैनेजमेंट से शुरू हो जाइए। 5 मिनट के अंदर हम लोग इसको पहले हम कर लेते हैं एक बार, फिर आगे, फिर डिविडेंड पे आते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर पे आते हैं। आ जाइए। इट्स अ प्रोसेस ऑफ Optimum procurement of funds. Procurement of funds, Efficient Efficient utilization. utilization of funds and efficient disposal of surplus. disposal so of that surplus. returns Return exceed on the investment Return on investment exceeds the and it will help to cost of maximize debt and the control the risk. Shareholders wealth. to maximize the shareholder wealth. wealth. there are two objective। कौन से थे जल्दी बताओ? Primary objective. Primary and secondary. objectives. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? To maximize Maximize shareholders wealth. ठीक है, 4 अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, wherever acquired, Acquired. efficient utilization Utilization of funds, ensure safety of funds and avoid idle funds. Funds avoid idle funds. अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, सेफ्टी ऑफ द फंड्स एंड अवॉइड Ideal funds. चलिए, इसके बाद आपने मेरे साथ किया था रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 4 रोल थे। नंबर 1 Size and composition of fixed assets. Position of Quantum current of Current assets. amount of Long-term and short-term finance. proportion of all the items of P&L Debt and account, equity. and all items related to P&L P&L account, interest, depreciation, etc. हाँ, पहला डिसीजन हमने कंप्लीट किया। पहला डिसीजन कौन सा था? investment Investment decision. Where the funds have to be invested Invested in different assets so that able to earn highest possible returns. चलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल को क्या कहते हो? Capital budgeting decision. budgeting. Why capital busting decision utmost care is required? Involve It affects amount of assets, competitiveness and profitability. Decision, long-term growth and profitability, high risks are involved. Very good। चलिए, नेक्स्ट। और अच्छा, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ICR. Cash flows, Investment Investment criteria, cash flow. cash flows and return on investment. हाँ जी, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल को और क्या कहते हो? Short-term capital. अच्छा, एक सेकंड सुनो। वर्किंग फिक्स कैपिटल के लिए आपको या कैपिटल बजटिंग के लिए क्या लाइन नजर आएगी? मेरे गांव में। अच्छा सर, अच्छा 15 साल से हमारी माँ चोद रहे हैं। It affects- माँ चोदने आए हो तुम? बाहर कहीं यात्रा कर लो ना, गांड मारना है तो। साहब का क्या हो गया? हमारे हाँ जी, क्या लाइन मैंने आपको बताई थी कैपिटल बजटिंग के लिए? ma'am, it affect amount of ये रहा। assets, competitiveness, हाँ, इट अफेक्ट्स द amount of amount assets, of assets, competitiveness, as as well as business in long run. Profitability. इन द लॉन्ग रन। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल के बारे में मैंने आपको क्या स्टेटमेंट बताई थी स्टूडेंट्स? Students not go. Students not go to DLF club. एस का मतलब Scale of operation, Scale of operations. एन nature का of मतलब business, Nature of business. growth जी का prospectus, मतलब Growth prospect. technical upgradation, Upgradation. Technical of upgradation. business, डी डी level of Collaboration. level of collaboration, Level of तो वहाँ एक सेकंड, वहाँ पे एल क्या था? Choice of techniques. लेवल ऑफ level of competition. level of competition, एफ, financing Financing. alternatives, Financing allowance. सी चॉइस ऑफ Choice of techniques. टेक्निक्स। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल में मैंने तुम्हें क्या लाइन बताई थी? कौन आ रहा है? international, International School of Business Studies provides career counseling Career counseling efficiently अफेक्ट long-term that growth. affects long-term growth. चलिए, आई का मतलब inflation, Inflation. nature of Nature of business, business. आई का मतलब Nature of business. Inflation. Inflation. मतलब nature of Nature of Nature of business. एस का scale मतलब of operation, Scale of operation. Scale of operations. business cycle, business cycle, Business cycle. seasonal एस का मतलब Seasonal factor. Seasonal factor. पी का production मतलब cycle, Production cycle. सी का मतलब credit allowed, credit availed, Credit allowance. Credit allowed. क्रेडिट credit availed, अवेल, operational Availed. efficiency, Operational efficiency. Efficiency. availability of Availability raw Availability of raw materials.
Level of competition. Level of competition. Growth. Growth prospectus. Growth prospectus. ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? No, No, ma'am. ma'am. No, समझ ma'am. आ रहा है आप लोगों को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कोई किसी ने डाउट पूछना है तो सारे बच्चे चुप हो जाएंगे, वो बच्चा में से है पूछ सकता है। और किसी को कोई बताना है कि ठीक लग रहा है या कुछ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए। ठीक लग रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, याद हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन ये मत सोचना कि यहाँ पे आपने कर लिया है। आज रात तक इसको 1 घंटा लगा के इसको आप प्लीज अपना कंप्लीट कर लो, तो ये चैप्टर आपको कभी तंग नहीं करेगा। ये सबसे खतरनाक चैप्टर है। और कोशिश करो, जिन बच्चों ने वेबिनार अटेंड किया वो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने नहीं भी किया, आपके फ्रेंड्स करना चाहते थे, आप उनको ये वेबिनार खुद जाके समझा दो। आपने तो सीख ही लिया है, आपको पता है कैसे समझाना है, आप तो ये समझा दो। तो आपका हाथ, कहते हैं जब तुम किसी को समझाते हो ना तो तुम्हारा हाथ पॉलिश हो जाता है। इनफैक्ट मैम हम ऐसे के बच्चे हैं। चलो, अच्छा, मैं दूसरा डिसीजन थोड़ा सा लंबा है, मैं बाद में कराती हूँ, पहले मैं डिविडेंड डिसीजन कराती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड डिसीजन। और मेरी कहानी भी चल रही है ना तुम्हारे साथ, तो इसलिए मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। स्टूडेंट्स नॉट गो टू फिक्स प्रोग्राम, मैंने तुम्हारा क्या चौपट कर दिया। अब तुमने पूछा ऐसा क्यों किया है, मैंने कहा सॉरी भाई, आज हमने जो आपका एक फिक्स प्रोग्राम था हमने उसको वर्किंग आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आज हमारे को टाइम मिला है। कहाँ से मिला है? INSBS आ रहे हैं, प्रोवाइड करियर काउंसलिंग एफिशिएंटली which affects long-term growth. Long term growth. अच्छा, एक बात बताओ, आजकल आप घर बैठे हो, क्यों बैठे हो आप लोग? Lockdown. Pandemic. क्यों घर बैठे हो? छुट्टियां क्यों चल रही हैं आपकी? Pandemic. कोरोना। पैंडेमिक। किस चीज का ये पैंडेमिक हुआ है? COVID-19. कोरोना। COVID-19. हाँ जी, कोविड-19। तो क्या मैं आप लोगों को सबको इकट्ठा बुला सकती हूँ? No, No, ma'am. ma'am. नो No, नो नो। ma'am. तो आज है ना, INSBS कह रहे हैं कि आप अपने भैया सबको इकट्ठा मत बुलाओ, कॉल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स इन स्टेजेस। हम ज्यादा टाइम दे देंगे, बट एकदम भीड़ मत इकट्ठी करना। तो आज हमने डिसाइड किया, डिविडेंड में डिसीजन हो रहा है। पहले बताओ, डिविडेंड डिसीजन लिंक किससे है? कौन बच्चा बताएगा? Disposal of surplus. Distribution of surplus. एक सेकंड। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग Shareholders. तो ये क्या डिसाइड करता है? हाउ मच प्रॉफिट Is to be distributed and how much is it is to be retained in the business. वेरी गुड। हाउ मच प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच टू बी रिटेन्ड बाय फर्म्स। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया, क्या कहा? वो जो तुम्हारे जो आए हैं INSBS वाले, वो कह रही हैं कि एक साथ सबको मत बुलाओ, पैंडेमिक चल रहा है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम क्या बुलाएंगे तुम्हारे को? स्टेजेस में बुलाएंगे। तो लेट्स टेक फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो आप इसके स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट कॉल स्टूडेंट्स पेरेंट्स, किस में? स्टेजेस में। किस में बनाएंगे आप लोग उसको? लेट्स बोलो, फटाफट बोलो, लेट्स कॉल। Let's call हाँ जी, फिर बोलो, लेट कॉल students. स्टूडेंट्स पेरेंट्स, Parents. किस में? Stages. Stages. फिर बोलो, लेट्स कॉल। Students. Parents. Students, parents, stages. Stages. वेरी गुड। तो चलो, हाँ जी, तो सबसे पहले आपका डिविडेंड हम लोग इसके अकॉर्डिंग, मैं बाद में चलूंगी, पहले मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता देती हूं कि सबसे पहले, क्योंकि आपका डिविडेंड के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आता है कि आपकी अमाउंट ऑफ अर्निंग्स कितनी है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा? अर्निंग्स। स्टेजेस में से मैंने ई ले लिया है और वो है अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज पेड फ्रॉम Present and past. हाँ, ध्यान सुनो, मैं आराम से लिख रही हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डिविडेंड इज पेड फ्रॉम प्रेजेंट एंड पास्ट अर्निंग्स। अगर मेरी अर्निंग्स हाई है तो
हाई अर्निंग्स, High dividend. हाई डिविडेंड. अगर लो अर्निंग्स है, Low dividend. Low dividend. लो डिविडेंड. वेरी गुड. दूसरा 2 एस उठा लेते हैं, वैसे 3 एस, तीनों के तीनों एस मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. देखो 3 एस आ रहे हैं आपके इसके अंदर. एक एस ये आ रहा है, एक एस ये आ रहा है, एक एस ये आ रहा है. तो पहले तीनों एसओ का भोग डाल देते हैं हम. तो पहला है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. अगर अर्निंग स्टेबल है तुम्हारी और राइज कर रही है एंड राइजेस, तो हाई डिविडेंड. अगर तुम्हारी अर्निंग्स क्या है, बहुत ही एंड फॉल इरेगुलर है, अनस्टेबल, इरेगुलर, तो क्या करोगे? Low dividend. लोड. पहला पॉइंट क्या था, जल्दी बताओ. Earnings. Dividend is paid from present and past earnings. हाँ. Earnings are high dividend. अर्निंग्स लो, Low dividend. Low स्टेबिलिटी dividend. ऑफ अर्निंग. अगर अर्निंग स्टेबल है और राइज कर रही है तो, High High dividend. dividend. अगर अर्निंग्स अनस्टेबल इरेगुलर आ रही है तो Low dividend. Low Low dividend. dividend. तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. इसमें आपको स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि समटाइम कंपनीज फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. कि मतलब कहते हैं कि जो मर्जी प्रॉफिट हो, हम कुछ तो प्रॉफिट आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. हम हमेशा तुम्हें अंगूठा नहीं दिखा सकते. तो कंपनीज जनरली कंपनीज फॉलो विच पॉलिसी? Stable dividend policy. हाँ, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी. दैट इज सम डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अर्निंग्स. कुछ तो डिविडेंड आपको हम देंगे ही देंगे. फोर्थ, एक एस और रह गया. 3 एस थे ना आपके, तो एक रह गया है आज तुम्हारा रह, अच्छा वो आ गया तुम्हारा. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड हो गया है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हो गया है, फिर आ जाएगा स्टॉक मार्केट रिएक्शंस. अब देखो, अगर तुम्हारे को पता है कि तुमने कुछ आगे कुछ सालों के बाद और मार्केट में जाके शेयर कैपिटल रेज कर रहे, तो अभी आप फिलहाल क्या यूज करो? कम डिविडेंड. हाई नहीं, अगर आपको थोड़ा टाइम, More equity. हाँ, देखो अगर आपको थोड़े टाइम के बाद शेयर मार्केट में जाके पैसा रेज करना है, तो दाना डाल चिड़ियों को लाने के लिए क्या डालना पड़ता है? ज्यादा डिविडेंड देंगे. दाने, लालच देना पड़ता है. तो कुछ सालों के लिए आप क्या दे दो? हाई डिविडेंड कर लो. अगर आपको पता है कि नियर फ्यूचर में यू हैव टू रेज द फंड्स फ्रॉम द इक्विटी, तो यू कैन अलॉट द हाई डिविडेंड. तो स्टॉक मार्केट को क्या कर दो? बुलिश कर दो. ठीक है, बुलिश में आपको क्या दोगे? हाई डिविडेंड. और अगर बेरिश मार्केट चल रही है तो क्या दोगे? बुलिश मार्केट जब आपका स्टॉक प्राइस राइज हो रहा है, बेरिश जब आपका इक्विटी प्राइस फॉल हो रहा है. बुलिश कब होगी? जब इक्विटी प्राइस राइज होगा. तो राइज कब होगा? जब आप हाई डिविडेंड दोगे. अगर बेरिश मार्केट कब होगी? जब आपका इक्विटी प्राइस फॉल हो रहा है. नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ शेयर्स. तो उस वक्त आपको क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज यू आर गिविंग देम द लो डिविडेंड. तो आप मेरे साथ 4 पॉइंट्स कर चुके हो. पहला कौन सा था? Earning. अर्निंग्स. अगर अर्निंग्स हाई है तो, High dividend. High dividend. अगर अर्निंग्स लो है तो, Low Low dividend. dividend. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. अगर अर्निंग्स क्या है? Stable Stable. and rise. Then high dividend. हाई डिविडेंड. अगर अर्निंग्स क्या है तुम्हारी? Unstable and Unstable तो or क्या होगा? irregular low. low. फिर क्या आ जाएगा? Stability of dividend. हाँ, अगर आप हाई डिविडेंड्स देते हो तो तुम्हारी स्टॉक मार्केट की इक्विटी प्राइस क्या हो जाएगा? हाई. Rise. और अगर आप लो डिविडेंड्स दे रहे हो तो इक्विटी प्राइस क्या हो जाएगा? Fall. फॉल. तो दैट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द शेयर होल्डर्स. अच्छा जी, हमने करा. अब हम पहले टी और ए वाले सारे कर लेते हैं. हमने एस एस कंप्लीट कर लिया. जी, जी का मतलब क्या होगा? आप तो पहले ही कर चुके हो. जी का मतलब Growth prospectus. ग्रोथ. अगर आपकी ग्रोथ क्या है? हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. High है आपको पता तो है नियर high बाय dividend. आपने न्यू ब्रांच खोलनी है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन लाना है, तो अब आप क्या करेंगे? इस वक्त में अपने पास ज्यादा रिटेन करेंगे. तो हाई ग्रोथ के अंदर अगर ग्रोथ हाई है तो क्या करेंगे? लेस डिविडेंड एंड मोर रिटेन्ड अर्निंग. समझ आए वाली बात? कि अगर आपकी ग्रोथ हाई है
तो भी डिविडेंड मत दो ना, अभी आप उसको एक्युमुलेट करो, अपने पास जमा करो, ताकि फ्यूचर में हमें कहीं से मांगना ना पड़े। क्योंकि इससे क्या होता है, तुम्हारे शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे तो तुम्हारा कंट्रोल डाइल्यूट होता चला जाता है। तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पता है कि आप रिटेन कर सकते हो तो रिटेन कर लो। अगर लो ग्रोथ है नियर बाय में तो क्या कर दो, लो ग्रोथ, More dividend, less retained earnings. हाँ तो अभी डाल दो, कोई बात नहीं जी, कोई। अच्छा, एस बी हो गया। अब टी को लेते हैं। टी से आपको क्या मतलब समझ आ रहा है? Taxes. टैक्सेशन, Taxation policy. टैक्सेशन पॉलिसी। सुनो, अब आपने कभी सुना है डीडीटी क्या होता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर ये हाई है तो लेस डिविडेंड, अगर डीडीटी इज हाई तो लेस डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कंपनी कहती है अभी छोड़ो, अभी हम ना एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जब डीडीटी कम हो जाएगा तब हमें आपको डिविडेंड दे देंगे। तो हाई टैक्सेस के अंदर आपको क्या मिलेगा? लेस डिविडेंड। और अगर लो टैक्सेस है तो यू कैन एंजॉय मोर डिविडेंड। हाँ जी, हमने ये भी कर लिया। स्टेजेस में एस हो गया, टी हो गया, ए भी हो गया, ठीक है। असेस टू द कैपिटल मार्केट, जी, अच्छा सॉरी, असेस टू द कैपिटल मार्केट ये नहीं किया ना अभी हमने। 7th, असेस टू कैपिटल मार्केट। अगर आपकी इजी असेस है कैपिटल मार्केट में, लार्ज कंपनीज है, देखो लार्ज कंपनीज क्या कर सकती हैं, जल्दी बताओ। जो बड़ी बड़ी Easy कंपनीज है वो access क्या होता कर है। सकती हैं? इजी Easy access to असेस capital market. टू कैपिटल मार्केट। तो क्या क्या देंगी? दाना डालेंगी Higher dividend. डिविडेंड। अगर स्मॉल कंपनीज को कोई जानता है, मैं अगर एसओई के शेयर्स निकाल दूं तो तुम परचेज करोगे? एसओई को कोई जानता ही नहीं तुम्हारे अलावा, तो हम करेंगे। तो स्मॉल कंपनीज के पास ऑप्शन नहीं होती कैपिटल मार्केट में जाके शेयर से पैसा रेज करने की, तो वो क्या करती हैं? लेस डिविडेंड देती हैं। तो लार्ज कंपनीज कैन डिक्लेयर द हाई डिविडेंड, स्मॉल कंपनी विल डिक्लेयर द लेस, क्योंकि लार्ज कंपनी को पता है जब भी पैसा चाहिए मैं मुंह उठा के कहां पहुंच जाऊंगी? कैपिटल मार्केट पहुंच जाऊंगी, मेरी तो बड़ी इजी असेसमेंट हो जाएगी, मैं तो जब मर्जी पैसा रेज कर सकती हूं। बट स्मॉल कंपनी के पास इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। हमने एस भी कर लिया, टी भी कर लिया, ए भी कर लिया, जी भी कर लिया। अब आता है ई भी हो गया और एस भी हो गया। अब आता है कैश फ्लो। मुझे अभी आप लोग बताएंगे कैश फ्लो। अच्छा, अगर कंपनी के पास साउंड कैश फ्लो है तो क्या होगा? More dividend. High dividend. हाई डिविडेंड। अच्छा जी, एल लीगल कंस्ट्रेंट। कई बार स्टॉक मार्केट आप पे क्या लगा देती है? लीगल कंस्ट्रेंट लगा देती है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, कि भैया आपने इतना प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, इससे ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। तो दिस इज अ लीगल कंस्ट्रेंट। उस केस में आपको क्या करोगे? लेस डिविडेंड। तो यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ कंपनीज हैव टू फॉलो, क्या फॉलो करना पड़ेगा? गाइडलाइंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो नेक्स्ट चैप्टर में SEBI आएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो अप्रैल में 1988 में बनाया गया था। एंड कंपनी एक्ट क्या करती है? टू डिक्लेयर डिविडेंड। तो कई बार कंपनीज को गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ती है कंपनी एक्ट के अंदर और सेबी के द्वारा दी गई। फिर लीगल कंस्ट्रेंट के बाद एक सी और है, और वो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। अगर आपने डिबेंचर से पैसा उठाया है ना, तो डिबेंचर से आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि पहले आप हमें पैसा वापस करिए, तब जाके नया लोन नए शेयर इशू करेंगे या आप डिविडेंड देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो भी आपके पे क्या लगा देते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं कि आपको सबसे पहले हमें पैसा वापस करना है या हमें देना है व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड्स। तो चलिए आप मुझे पूरी लाइन बताइए, मैंने आपको क्या क्या बताया था? अच्छा, एक रह गया पी, सॉरी, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब मान लो तुम्हारे पापा रिटायर हुए, तुम्हारे पापा सॉरी दादू रिटायर हुए और उनको 40 लाख रुपीस मिला, ठीक है। अब पापा ने कहा इसको आप शेयर मार्केट में लगा दो, तो ताकि आपको क्या मिले वहां से? एक रेगुलर इनकम। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे सम शेयर होल्डर्स वांट डिविडेंड एज देयर रेगुलर इनकम, सो
In this case, company must declare some dividend. तो कंपनी को कुछ तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा. तो चलो अब आप मुझे इस तरीके से बताओ, हमने क्या क्या स्टेटमेंट ली थी. बिल्कुल स्लो, 2 बार मुझे लिखवाएंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्योंकि इसके बाद बस कैपिटल स्ट्रक्चर का रह गया और हमारा चैप्टर खत्म. डिविडेंड डिसीजन, जल्दी बोल यहाँ पे Let's क्या go था? to parent pages. एक मिनट. लेट्स कॉल स्टूडेंट्स Students, parents, stages. स्टेजेस. वेरी गुड. मैम और एक सी भी तो है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. हाँ, सी को स्क्वायर कर देते ना, एक सी एक्स्ट्रा आता है बस, तो सी स्क्वायर कर दो यहाँ पे. अच्छा चलो, सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं? ई को. ई में क्या लिखवाया था? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. अर्निंग्स. अर्निंग्स में अगर हाई अर्निंग्स है तो High dividend. हाँ, लो अर्निंग्स है तो Low dividend. अच्छा. एस का मतलब Stability of earnings. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. अर्निंग्स आर स्टेबल, मोर डिविडेंड. High dividend. अर्निंग्स आर अनस्टेबल. Low dividend. मतलब आपको अपनी अर्निंग से तो देखो, प्रॉफिट से तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, प्रॉफिट्स कम है तो कम दे दो. बस छोटी सी बात आपको याद रखनी है यहाँ पे. अच्छा, ग्रोथ. ग्रोथ अगर आपकी क्या है फ्यूचर में? हायर तो Higher. High है तो less dividend. अगर लो More ग्रोथ है फ्यूचर में तो हाई डिविडेंड देके खुश करो उनको. थोड़ा टाइम के लिए उनको खुश कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है आपको. अच्छा, टी टैक्सेशन पॉलिसी. taxation टैक्सेशन policy. पॉलिसी. अगर टैक्सेस आर हाई, लेस डिविडेंड. Less dividend. टैक्सेस आर लो. High dividend. अच्छा जी. फिर स्टेबिलिटी ऑफ. डिविडेंड. Dividend. Dividend. Some companies follow the which policy? Stable Policy. dividend policy. Some Dividend companies policy. follow. Stable Stable dividend मतलब policy. है you have to distribute some profit. ठीक है, कुछ तो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा. फिर A, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. Access. access to capital market. हाई डिविडेंड से क्या होता है? लार्ज एंड इक्विटी रेप्यूटेड प्राइस बढ़ जाता है. हाई डिविडेंड will lead to high equity prices and this lead to the easy access to the capital market. समझ आया ये वाली बात? यस P, मैम. P Yes, shareholders प्रेफरेंस. preference. Preference. अगर shareholder क्या चाहता, some shareholder want the, रेगुलर इनकम फ्रॉम तो शेयर. company has to allocate some dividend. Dividend अच्छा for जी. them. फिर क्या आ जाएगा? S, share market कंडीशन. Stock market reactions. लार्ज कंपनीज हैव इजी एक्सेस, तो इससे क्या होगा? अगर हाई डिविडेंड दोगे तो इक्विटी प्राइस एकदम इंक्रीज हो जाता है. तो बुलिश एंड बेयरिश मार्केट्स. सी, कैश फ्लो. हाई कैश फ्लो. लार्ज High डिविडेंड. dividend. एल, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. लीगल कंस्ट्रेंट. कंपनी हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द SEBI एंड SEBI. कंपनी एक्ट. और सी का मतलब नीचे रह गया एक कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स. Contractual. कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट. समटाइम क्या होता है कि जो तुम्हारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो भी तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं while distributing the dividend. तो sometime the debenture holders or the financial institution जहाँ से तुमने borrow किया हुआ है, they also impose the restrictions on declaring of the profit. एक बार मुझे फिर बताओ क्या क्या लिखा था, बताओ एक बार फिर लाइन. Let's call students, parents, stages. Parents, stages. stages. चलो, एल का मतलब शुरू करते हैं. एल का मतलब Legal constraints. Legal लीगल constraints. कंस्ट्रेंट. सी का मतलब Cash flow. कैश Cash फ्लो. flow. एस का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ Stock market reaction. Stability of earnings. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. पी का मतलब Shareholders preference. Shareholder preference. रेफरेंस. फिर एस का मतलब Stability of earnings. स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स. टी का मतलब Taxation. Policy. ए का मतलब Access to capital markets. Access to access capital to market. कैपिटल मार्केट. जी का मतलब Growth prospectus. ई का मतलब Earnings. Earnings. अर्निंग्स. और लास्ट एस का मतलब Stock market reaction. Stock हाँ, market. स्टॉक मार्केट रिएक्शन.
आप मेरे साथ 3 कर चुके हो, मुझे सिर्फ, मैं कुछ नहीं दोबारा नहीं करा रही हूँ क्योंकि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर कराना है। फिक्स कैपिटल, आज आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में आपको मैंने एक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, उसका नाम क्या था? क्या कहा था? Students not go to DLF club. स्टूडेंट्स नॉट गो Go टू to DLF club. DLF क्लब, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वर्किंग कैपिटल में। किस में कन्वर्ट कर दिया? Working hours. और क्या कहा? International School of International School of Business Studies long-term growth. provides career affect counseling that long growth. affect the long-term growth. वेरी गुड। और हमने यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन लिया, डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड आ जाएगा। Let's और call वो डिसीजन students क्या था? लेट्स कॉल call स्टूडेंट्स parents parents in स्टेजेस। status. चलो अच्छा, एक बात और बताओ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में या ICR. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, हाँ, तो क्या लिखवाया था मैंने? ICR, इन्वेस्टमेंट Investment क्राइटेरिया, कैश फ्लो और Investment, cash flow, and return on investment. Investment criteria, cash flow और return on investment. हाँ वर्क। अच्छा और एक मिनट, वर्किंग कैपिटल के इंग्रेडिएंट्स में भी क्या लिखवाया था? ICR, cash and ICR. receivable. ICR कंप्लीट हुआ? यहाँ तक समझ आया? Cash receivable. ma'am. Yes, ma'am. अब हमारा देखो कितना इजी चैप्टर था ये, और कितना लंबा वैसे मानते हैं बच्चे इसको कि बहुत लंबा चैप्टर है। क्या आपको लगा है लंबा? हमारा लास्ट टॉपिक रह गया कैपिटल स्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग डिसीजन। लगा No. लंबा? Easy. हाँ जी, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अब मुझे सही बताओ। Easy. Easy. Easy लगा हमें. अच्छा थैंक यू। मतलब जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वो नहीं, जो नहीं पढ़ते उनको कैसा लगा ये? Easy, ma'am. अच्छा ठीक है, आ जाओ लास्ट टॉपिक कर रहे हैं अब हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन से पहले हम एक बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है आज बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनेंशियल प्लानिंग की केस स्टडी आप 100% मान के चलिए कि ये तो आएगी आएगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी केस स्टडीज 100% है, उसमें कोई, जैसे सेंट्रलाइजेशन है, कोऑर्डिनेशन है। 4 बजे तक जाना है, हाँ जी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि आज बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो क्या देखोगे यहाँ पे? इट मीन्स क्या सोच रहे हो? कितना पैसा चाहिए और कहां से वो आ सकता है। कितना पैसा चाहिए मतलब क्या हुआ? इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? Optimum requirement of funds. रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स। और कहां से आएगा मतलब? Financing. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो दो वर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट इसके अंदर? Optimum procurement of funds and availability of. Ability of हाँ, कहां raw से material. कितना चाहिए और कहां से कितना मिलेगा। आएगा और कहां से चाहिए। तो बस रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी याद रखो। प्लानिंग में 2 वर्ड्स क्या याद रखने हैं? Requirements and availability. Requirements and availability. इट मीन्स, और इसमें आपको केस स्टडी में क्या लाइन आएगी? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट्स फॉर किसके लिए? आज नहीं काम करना, कब काम करना है? फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फिर बोलो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Preparation of financial blueprints for future operation of business. फिर बोलो, प्रिपरेशन ऑफ Financial blueprints. फॉर फ्यूचर Blueprints. Group. तो ये क्या Operation of business. 2 वर्ड्स के साथ डिफाइन लिखेंगे। प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स। एस्टिमेटिंग द फंड्स, कितना मुझे चाहिए? रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाइंग, हाँ, सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से इसके अंदर? Availability and requirement. हाँ जी, Requirement. रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स एंड, अब देखो बड़ी इजी चीज है, इसी डिफाइन से आपके 2 ऑब्जेक्टिव बन गए। वो 2 ऑब्जेक्टिव इसको कहते हैं, सॉरी, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स।
कौन से दो ऑब्जेक्टिव बन गए? नंबर 1, टू एंश्योर दैट Adequate funds are available whenever required and do not raise resources unnecessarily. हाँ, तो इसका मतलब है adequate funds are available आ Whenever गया required. कब? whenever they are required. बेकार में पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? do not raise the fund. ensure Unnecessarily. that firms do not raise the funds. Do Unnecessarily. not raise the funds Unnecessarily. unnecessarily. तो ट्विन बहुत बार पूछा हुआ है. स्टेट द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग. तो मुझे बताइए. नंबर 1, टू एंश्योर द. Adequate funds are available whenever they are required. वेरी गुड. एंड दूसरा, the firm should not raise Ensure the, that firms do not raise the funds unnecessarily. because both excess funding and the shortage of funds are bad for the company. ज्यादा पैसा आ जाए तब भी खराब है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए आइडल हो जाएगा, तुम्हें बिना बात पे कॉस्ट देनी पड़ेगी. और अगर कम पैसा आ जाएगा तो आपको एकदम हाथ पैर पड़ जाते हैं, पैसा कहाँ से लेके आए, तो कहीं से हाई रेट पे आपको बोरो करना पड़ सकता है. अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अब देखो, अगर आज आपने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, डोंट किया, तो तुम क्या हो जाओगे? फॉल Fall. क्या कहते हैं? Fall. हाँ, तो भैया डोंट केयर यू फॉल. अगर आज आपने प्लान करो कि अगर आज हमने अपने करियर के बारे में केयर नहीं करी तो वी विल फॉल. ये तुम्हें INS BS वाले बता रहे हैं कि प्लान करो, आज आंखें बंद करके सोचो. इफ यू डोंट केयर यू फॉल. डोंट केयर फॉल. डोंट केयर फॉल. तो सबसे पहले आपको बैठ के क्या करना है? फ्यूचर के बारे में डिटेल प्लान्स बनाने हैं कि मुझे कब और कितना फंड्स चाहिए. तो पहला D का मतलब क्या आ जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड. याद रखना, डिटेल्ड. डिटेल में बनाओ, यहां पे ये पैसा लगेगा, यहां पे ये लगेगा, यहां पे ये लगेगा. तो प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग्स. जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो तो डिटेल्ड बनाओ अपने चीजों का कि तुम्हें कितना फंड्स अवेलेबल चाहिए है, रिक्वायर्ड है. तो प्रिपेयरिंग डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन अंडर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग. सी, आज बैठ के फ्यूचर के बारे में कोऑर्डिनेट करो कि मुझे कहां से फंड्स आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं. तो दूसरा आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस. कि मुझे कितनी सेल्स करनी है, मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, मुझे कितनी परचेज करनी है, तो इन सब के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए. तो डी हो गया, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन बना के चलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वेरियस बिजनेस फंक्शंस को. आपको पता है फंक्शंस का प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा. एफ, फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हो? एफ का मतलब कौन बताएगा? Forecast. Forecast. Tries to forecast what may happen in future under different business situations. A, कोई भी तुम्हें शॉक एंड सरप्राइज ना हो. ओ, इतना सारा पैसा आ गया मेरे पास, मैं क्या करूंगा इसको, इतना सारा पैसा बच गया. ये सरप्राइज हो गया, हाय रे पैसा ही नहीं है मेरे पास, मैं तो मर गया. तो यहां पे आपको अवॉइड करना है. Avoid shocks and surprises of business operations. L, आज बैठ के किसके बारे में सोच रहे हो? हाँ, तो लिंक, आप लिंक कर रहे हो, लिंक बिटवीन प्रेजेंट विद फ्यूचर. और लास्ट क्या कर रहे हो? एल का मतलब है दो डिसीजंस को लिंक कर रहे हो, कितना चाहिए, कहां लगाना है. हाँ, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वही अपनी कहानी आ गई, एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. तो जल्दी बताओ, डी का मतलब क्या था?
preparing detailed plan of Detailed action plans under of different action. financial planning. Number 2, coordinating the, try to forecast, What may happen हाँ. in future? What may happen avoid, in future? Shock and surprises. Shocks L and का मतलब surprises link of between, business operations. Link between present and future. and the last is link between. Investment Present decision and financing. the future. समझ आ गया? अब मैं Investment कैपिटल and स्ट्रक्चर अभी financing. कराएं या ना कराएं, फिर दोबारा कभी रखें वेबिनार? बाद में मैम। ठीक है, चलो आप इतना पढ़ लीजिएगा। मैंने आज आपको जितना भी कराया पूरा 100% कंप्लीट कराया है। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें एक फॉर्म करना है, तो अब बच्चे टायर्ड भी हो गए हैं, इसे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं जरूर वेबिनार रखूंगी, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर मैसेज करिए, मैं आपको नोट्स भेज रहे हैं हम आप लोगों को। बाय। Thank you, ma'am. Thank you so much, Thank ma'am. you, ma'am.